बादल जोर जोर से गरज रहे थे। बारिश आसमान फाड़ कर बरस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसी तूफानी रात में एक लड़की सड़क पर पागलों की तरह भागी जा रही थी। उसने सफेद शर्ट और काली जीन्स पहन रखी थी। शायद उसे कहीं बहुत जल्दी पहुंचना था, इसलिए वो इस भयानक मौसम की परवाह किए बिना लगातार दौड़ी जा रही थी। बीच बीच में वो अपने चेहरे को पोंछ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो बारिश की बूंदें हटा रही थी या अपनी आंखों से गिरते आंसू। कुछ देर बाद वो एक बड़े घर के सामने आकर रुक गई। यही उसकी मंजिल थी, लेकिन घर का मेन गेट बंद था। गेट के पास बने छोटे से कमरे में चौकीदार बैठा हुआ था। लड़की को देखते ही वो तुरंत छाता लेकर बाहर आया। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो लड़की को पहले से जानता था। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, अंकल, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। मुझे रॉनी से मिलना है। चौकीदार ने बेबस होकर उसकी तरफ देखा। बेटा, रॉनी बाबा ने आपको अंदर आने से मना किया है। इतना सुनते ही लड़की पागलों की तरह गेट हिलाने लगी। रॉनी, रॉनी प्लीज बाहर आओ। वो लगातार गेट पीट रही थी। बारिश अब भी बेरहमी से उस पर बरस रही थी, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। कुछ मिनट बाद घर का दरवाजा खुला। एक लड़का छाता लिए बाहर आया और चिढ़कर बोला, क्या हुआ महेश काका? कौन है जो रात के बीचों बीच मेरा नाम चिल्ला रहा है? उसे देखते ही लड़की की आंखों में उम्मीद चमक उठी। रॉनी, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रॉनी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। क्या तुम भूल गई? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। गेट के उस पार खड़ी लड़की ने कांपते हाथों से उसका कॉलर पकड़ लिया। प्लीज रॉनी, मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। रॉनी ने झटके से उसका हाथ हटाया। मैंने कहा ना, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड को यह सब पसंद नहीं आएगा। लड़की जैसे पत्थर बन गई। गर्लफ्रेंड? उसकी नजर घर की खिड़की पर गई। पर्दे के पीछे एक लड़की का साया दिखाई दे रहा था। सिर्फ 3 दिन पहले ही उसका और रॉनी का ब्रेकअप हुआ था, और आज किसी दूसरी लड़की ने उसकी जगह ले ली थी। लड़की ने टूटती आवाज में पूछा, तुम दोनों साथ कब से हो? रॉनी ने ठंडी हंसी हंसी। इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब यहां से चली जाओ। उसी वक्त आसमान में तेज बिजली कड़की। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। ये लड़की कोई और नहीं, बल्कि मित्तल परिवार की बेटी संजना मित्तल थी। वही संजना जो कभी अपने घमंड और अकड़ के लिए जानी जाती थी। लेकिन अब सब बदल चुका था। मित्तल परिवार दिवालिया हो चुका था। उसकी मां अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, और संजना, वो पहली बार जिंदगी के सामने पूरी तरह हार चुकी थी। उसने हाथ जोड़ लिए। रॉनी, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। प्लीज मुझे 25 लाख रुपए दे दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। रॉनी अचानक हंस पड़ा। वाह मिस संजना मित्तल, जो कभी किसी को घास तक नहीं डालती थी, आज मुझसे भीख मांग रही है। संजना चुप रही। रॉनी उसके करीब आया और धीमी लेकिन जहरीली आवाज में बोला, सुनो, मैं तुम्हें 25 लाख क्या, 25 रुपए भी नहीं दूंगा। अब यहां से निकल जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रॉनी की बातें संजना के दिल को किसी चाकू की तरह चीर रही थी। जिस लड़के ने कभी उससे जिंदगी भर प्यार करने के वादे किए थे, आज वही उसे मरने के लिए छोड़ रहा था। लेकिन संजना के पास टूटने का वक्त नहीं था। उसे अपनी मां को बचाना था। उसने एक बार फिर रॉनी की तरफ देखा। प्लीज। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, रॉनी। संजना ने पलटकर देखा। एक दुबली पतली लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। वो बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत थी। उसे देखते ही रॉनी तुरंत परेशान हो गया। तुम बाहर क्यों आई? मैंने कहा था ना, अंदर रहो। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो? ये देखकर संजना की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने आखिरी बार रॉनी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन रॉनी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। संजना सीधे सड़क पर गिर पड़ी। रॉनी ने मुड़कर भी नहीं देखा। वो दूसरी लड़की को अपने छाते में लेकर घर के अंदर चला गया, और अगले ही पल
घर का दरवाजा बंद हो गया। संजना की बात सुनते ही अभय का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। अगले ही पल उसने संजना की कमर पकड़ उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अभय, संजना अब भी उस घनघोर बारिश में भीगते हुए रोनी के घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन रोनी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया था। कुछ ही सेकंड बाद घर की सारी लाइटें भी बंद हो गईं। ये देखकर संजना पूरी तरह टूट गई। रोनी उसकी आखिरी उम्मीद था और अब उसी ने उसे ठुकरा दिया था। संजना बिना कोई भाव लिए गेट के पास जाकर बैठ गई। पता नहीं वो कितनी देर तक यूं ही बारिश में भीगती रही। तभी एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा उसके पास आकर भौंकने लगा। उसे बारिश में कांपते हुए देखकर संजना तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो धीमी आवाज में पूछती है, क्या तुम भी मेरी तरह अकेले हो? पप्पी मासूमियत से उसे देखने लगता है। संजना हल्का सा मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरती है। कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक दिन हम सबको जवाब मिलेगा। उसी वक्त सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक ब्लैक रेंज रोवर के अंदर बैठा आदमी लगातार संजना को देख रहा था। उसकी ठंडी नजरें पिछले काफी देर से सिर्फ उसी पर टिकी थीं। मित्तल परिवार की बेटी को इस हालत में देखकर उसे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वही संजना जो कभी अपने नौकरों से ठीक से बात तक नहीं करती थी, आज सड़क किनारे एक आवारा पिल्ले को गोद में लेकर बैठी थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर आखिर खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से पूछा, प्रेसिडेंट सर, क्या मिस संजना ठीक है? पीछे बैठा आदमी बिना नजर हटाए ठंडी आवाज में बोला, ड्राइव। ड्राइवर चौंक गया, क्योंकि कुछ देर पहले उसके बॉस ने खुद कहा था, जस्ट वॉच द शो। तो क्या वो सिर्फ तमाशा देख रहे थे? क्या वो मिस संजना की मदद नहीं करेंगे? ड्राइवर अभी सोच ही रहा था कि पीछे से फिर वही सख्त आवाज आई, ड्राइव। इस बार आवाज में गुस्सा साफ था। ओ, ओके बॉस। ड्राइवर तुरंत डरकर कार स्टार्ट कर देता है। कुछ ही सेकंड में वो ब्लैक रेंज रोवर अंधेरी सड़क में गायब हो जाती है। नहीं डैड, प्लीज मत जाइए, डैड! संजना अचानक चीखते हुए उठ बैठी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। जब भी वो आंखें बंद करती, उसे वही दृश्य दिखाई देता। कैसे कंपनी के दिवालिया होने के बाद उसके अपने पिता उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। वो कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संजना ने कांपते हाथों से अपना चेहरा छुआ। फिर धीरे धीरे उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई और अगले ही पल वो चौंक गई। ये उसका कमरा नहीं था। इतना बड़ा कमरा, लग्जरी बेड, महंगी अलमारी, एलईडी टीवी, ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ किसी अमीर इंसान के घर जैसा था। मैं यहां कैसे आई? तभी उसे पिछली रात की बातें याद आने लगी। बारिश, बेहोशी और फिर अंधेरा। संजना को यकीन हो गया कि किसी ने उसे बचाया था। ये सोचते ही वो तुरंत बेड से उतरी और चप्पल पहनकर कमरे से बाहर निकल गई। उसे उस इंसान को धन्यवाद कहना था जिसने उसकी मदद की थी। जैसे ही वो बाहर आई, सामने एक स्टाफ रेड रोजेज लेकर खड़ा था। उसे देखते ही वो मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग मिस संजना। ये कहकर उसने फूल उसकी तरफ बढ़ा दिए। फिर सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप नीचे जा सकती हैं। संजना हैरान रह गई। ये लोग उसका नाम कैसे जानते थे? वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गई। नीचे लिविंग रूम में भी स्टाफ काम कर रहे थे। उसे देखते ही सब मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग मिस संजना कहने लगे। संजना पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहाँ है। वो जल्दी से डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर बैठी उस शख्स पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। उस आदमी के हाथ में अखबार था, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। संजना धीरे धीरे आगे बढ़ी और अगले ही पल उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अभय ठाकुर?
शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक, ठाकुर एम्पायर का मालिक, वही आदमी जिससे संजना सबसे ज्यादा डरती थी। 5 साल पहले एक पार्टी में हुई उस एक गलती के बाद अभय उससे नफरत करने लगा था। पूरा शहर संजना को घमंडी, बदतमीज और अकरू लड़की समझता था, लेकिन सिर्फ संजना जानती थी कि वो अभय ठाकुर से कितना डरती है। अभय ने धीरे से अखबार नीचे रखा। उसकी ठंडी नजरें सीधे संजना पर टिक गईं। संजना का गला सूख गया। वो मुश्किल से बोल पाई, मिस्टर ठाकुर, थैंक यू, कल रात के लिए। वो जल्दी से वहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे अपनी माँ याद आ गई। उनकी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उसे 25 लाख रुपए चाहिए। संजना ने आज अपनी माँ के लिए खुद को बेच दिया था। भारी लाल जोड़े में धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए वह उस नौकरानी के पीछे चल रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे पड़ी, वह एक पल के लिए ठिठक गई। कुछ देर पहले तक जहां लिविंग रूम में सोफे और डाइनिंग टेबल रखे थे, वहां अब एक भव्य मंडप सजा हुआ था। बीच में हवन कुंड जल रहा था। चारों तरफ फूलों की सजावट थी और सामने मंडप के दूसरी तरफ चेयर पर बैठा था अभय राणा। ब्लैक कोट पैंट, आंखों पर चश्मा, सिर पर सेहरा और हाथों में जलती हुई सिगरेट। उस वक्त वह किसी इंसान से ज्यादा किसी डेविल जैसा लग रहा था। उसे देखकर संजना के कदम खुद ब खुद रुक गए। उसके होठों पर हल्की कड़वी मुस्कान आ गई। लगता है 5 साल पहले की गलती की सजा मुझे पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी, वह धीरे से खुद में बुदबुदाई। तभी अभय की नजर उस पर पड़ी। उसने तुरंत पंडित की तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, पंडित, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आधे घंटे के अंदर शादी खत्म हो जानी चाहिए। अभय की आवाज सुनते ही पंडित घबरा गया। जी। संजना चुपचाप जाकर मंडप में उसके बगल में बैठ गई। पंडित तेजी से मंत्र पढ़ने लगा, इतनी तेजी से कि मानो वह शादी नहीं, कोई फाइल निपटा रहा हो। पूरे समय अभय बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न खुशी, न गुस्सा, न अपनापन, सिर्फ ठंडापन। करीब 25 मिनट बाद पंडित ने जल्दी से आखिरी मंत्र पढ़ा और कांपती आवाज में बोला, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। गुड। बस इतना कहकर अभय खड़ा हो गया। संजना अब भी नीचे बैठी थी। अभय ने अपने सिर का सेहरा उतारा और कंधे पर रखा गमछा उसकी गोद में फेंक दिया। फिर बिना उसकी तरफ देखे वहां से बाहर चला गया। कुछ ही सेकंड बाद बाहर कारों के निकलने की आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे अभय उसी वक्त कहीं चला गया हो। लेकिन इस बात से संजना को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह भी धीरे से उठी और वापस उसी कमरे की तरफ चली गई जहां उसने कपड़े बदले थे। दोनों के जाने के बाद भी पंडित वहीं बैठा रह गया। वह अब तक सदमे में था। क्या अमीर लोगों की शादी ऐसी होती है? वह खुद में बुदबुदाया। कुछ देर बाद वह भी चुपचाप वहां से चला गया। कमरे में पहुंचते ही संजना ने जल्दी से अपना भारी जोड़ा बदला। उसे यकीन था, अगर उसने अभय की बात मान ली है तो अभय भी अपना वादा जरूर निभाएगा। वह कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आया। संजना ने स्क्रीन ऑन की और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। उसके बैंक अकाउंट में 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। 25 करोड़? संजना कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरती रह गई। उसने तो सिर्फ 25 लाख मांगे थे, फिर इतनी बड़ी रकम क्यों? लेकिन अभी उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत फोन बंद किया और घर से बाहर निकल गई। घर शहर से काफी दूर सुनसान इलाके में था। काफी देर तक उसे कोई कैब नहीं मिली। आखिर उसने पैदल जाने का फैसला किया, लेकिन तभी एक ब्लैक कार उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। उसने सम्मान से सिर झुकाया। संजना मैम, आइए, मैं आपको आपकी लोकेशन तक छोड़ देता हूं। संजना चौंक गई। आप मुझे जानते हैं? वह आदमी तुरंत बोला, अभय सर ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। यह सुनते ही संजना कुछ पल चुप रही।
फिर बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। थोड़ी देर बाद कार हॉस्पिटल के बाहर जाकर रुकी। संजना तुरंत बाहर निकली और दौड़ते हुए अंदर भागी। जैसे ही वह अपनी माँ के वार्ड के पास पहुंची, उसे पता चला उनकी माँ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। यह सुनते ही वह सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ी। वहां बाहर चेयर पर रमेश अंकल बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। संजना तुरंत उनके पास पहुंची। अंकल, मम्मा कैसी है? ऑपरेशन कब शुरू हुआ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? रमेश ने थकी हुई आवाज में कहा। बेटा, मैंने कॉल किया था, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। संजना तुरंत अपना फोन चेक करती है। वो कॉल उसी वक्त आया था जब वह मंडप में बैठी थी। यह देखकर वह चुप हो गई। कुछ पल बाद रमेश ने पूछा, लेकिन बेटा, इतने पैसे आए कहां से? संजना ने तुरंत नजरें फेर ली। वो सब छोड़िए अंकल, बस मम्मा ठीक हो जाएं। करीब 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस संजना, आपकी माँ अब बिल्कुल खतरे से बाहर है। यह सुनते ही संजना की आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर हल्का हंस पड़ा। अगर धन्यवाद कहना है तो मिस्टर राणा को कहिए। हम सब तो बस उनके कर्मचारी हैं। ये हॉस्पिटल भी उन्हीं का है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। लेकिन उसकी बात सुनकर संजना जैसे पत्थर बन गई। तो ये सब पहले से प्लान था? ऑपरेशन को अचानक 2 दिन पहले करना, पैसों का दबाव बनाना, उसे मजबूर करना, सब कुछ अभय की चाल थी, उसे अपने जाल में फंसाने के लिए। ये सोचते ही संजना ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींच ली। तो दोस्तों, जिस लड़की ने अपनी मां को बचाने के लिए खुद